नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं खबरें जरा हटके। वैसे तो आप न्यूज में हर दिन न्यूज अपडेट देखते होंगे, सोशल मीडिया पर आपको सारी न्यूज़ें पता चलती होंगी, लेकिन खबरें जरा हटके में हम आपको ऐसी खबरें देते हैं जो आपको जानना जरूरी है। और आज की अगर बात करें तो आज का दौर ग्लोबल एक्सपोजर का दौर है। हम सभी चाहते हैं कि हम लोकल लेवल पर ना जाकर हम ग्लोबली लेवल पर शो हो। और जब हायर एजुकेशन की बात आती है तो हमारा सबसे पहला प्रेफरेंस होता है फॉरेन एजुकेशन। वैसे तो कई लोग जाते हैं फॉरेन, लेकिन हमारे गुजरात में ये ट्रेंड कुछ ज्यादा ही देखा गया है। हर एक घर से कोई ना कोई जो बच्चा है वो फॉरेन जाकर एजुकेशन करने में ज्यादा बिलीव करता है। तो आज हम इसी मुद्दे पर, इसी टॉपिक पर बात करेंगे और आपको फॉरेन एजुकेशन से रिलेटेड हर एक जानकारी देंगे, जिससे आपको इन चीजों के बारे में अच्छे से नॉलेज होगा और आप भी हमारे देश का एजुकेशन और फॉरेन एजुकेशन के बीच जो डिफरेंस है वो आपको पता चल पाएगा। तो आज हम फॉरेन एजुकेशन को लेकर जो हमारे साथ प्रोफेसर शिरीष कुलकर्णी सर जी हैं, जो हमारे वाइस चांसलर रह चुके हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के, और वो खुद एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और वो अपना पर्सनल लेवल पर जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करेंगे। सर, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अगर शिक्षा पद्धति की बात करें तो आज का जो टाइप है शिक्षा देने का, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं कि वो सही है, गलत है? क्योंकि हर एक दशक में शिक्षा की पद्धति है वो चेंज होती रहती है। देखिए, शिक्षा की पद्धति जो है वो, अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत में गुरु शिष्य की परंपरा, आश्रमों में जाकर रहना, वहीं खाना खाना, वहीं पर पढ़ाई करना, इस प्रकार की सिस्टम थी और सारी शिक्षा और हैंड्स ऑन थी, यानी प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता था। इस प्रकार की हमारी शिक्षा पद्धति थी। लेकिन मुगलों का शासन आया, उसके बाद में अंग्रेजों का शासन आया। अंग्रेजों को तो उनका शासन ठीक चले उसके लिए क्लर्क्स चाहिए थे, तो उन्होंने इसीलिए बीए, बीएससी या बीकॉम जैसे ही क्लासेस चले और ऐसी डिग्रियां मिले जिसकी वजह से उनका शासन ठीक चले। तो यह उनकी जो पद्धति थी वो मैकॉले ने किया, और वही मैकॉले जब हाउस ऑफ कॉमन्स में जाता है तो वो बोलता है कि भारत की शिक्षा पद्धति बहुत अच्छी थी, 100% लिटरेसी था और एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं था। सही, आजादी के पहले की बात? आजादी नहीं, बहुत पहले की, प्राचीन, यानी मुगलों के पहले की बात मैं कर रहा हूं। तो ये हमारी शिक्षा पद्धति थी, इसलिए जीवन का संघर्ष झेलने की विद्यार्थी में क्षमता आती थी। यानी अगर सफल जीवन जीना है तो इस प्रकार की शिक्षा हमें मिलनी चाहिए। देखिए, तो आपने बताई प्राचीन पद्धति की जो शिक्षा पद्धति थी, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसको आप किस रूप से देखते हैं? प्रयत्न तो वही है कि भाई हम स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन, डिग्री और स्किल दोनों साथ में रहे, यानी जो अभी जो शिक्षा चलती है वह शिक्षा भी हो और हैंड्स ऑन वाला, स्किल वाला, कुछ कौशल उसके हाथ में हो जिसकी वजह से उसे रोजगार मिले, रोजगार में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए नई शिक्षा नीति में स्टैंडर्ड 6, यानी इतने छोटे बच्चे के पास भी इंटर्नशिप कराएंगे। आजकल आप अगर यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो यूनिवर्सिटी में भी आजकल ऐसा चल रहा है कि भाई नहीं, इंटर्नशिप करना है। तो इंटर्नशिप वहां का जो हो रहा है वो प्रैक्टिकल छोड़िए, लेकिन इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट चाहिए, उसका क्रेडिट मिलता है, तो उसी क्रेडिट को जोड़कर डिग्री मिलती है। इस प्रकार की आज की स्थिति तो है। नई शिक्षा नीति हमें यह करेगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति इम्प्लीमेंट हो चुकी है, आज भी लागू हो चुकी है, ऐसा है। सर, ये तो हो गई अपने एजुकेशन के बाद। अब आए स्टूडेंट्स पे, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का ऐसा मानना है कि विदेश जाकर पढ़ाई करना ज्यादा बेटर है। तो क्या हमारे देश की जो शिक्षा पद्धति है वो सही नहीं है? लोग क्यों प्रेफर कर रहे हैं फॉरेन एजुकेशन के लिए? देखिए, सबसे पहला तो विषय रोजगार वाला है।
यहाँ पर रोजगार मिलना बिल्कुल कम है ऐसा लोगों को लगता है नहीं, लेकिन अभी लगता ऐसा है, इसलिए हम चलो विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए। तो विदेश में जाएंगे तो एक तो पढ़ते पढ़ते नौकरियां करेंगे, तो उन्हें जॉब भी करेंगे और पढ़ाई भी, पढ़ाई के साथ लड़ाई करेंगे, जीवन की लड़ाई करेंगे। तो वह एक विषय चालू है, इसलिए लोग विदेश ज्यादा जाते हैं। तो उसमें भी कहीं अमेरिका में जाते हैं, कहीं कनाडा में जाते हैं, कहीं और किसी कंट्री में, न्यूजीलैंड में जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रवाह तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा प्रवाह रहता है अमेरिका में। अमेरिका के विद्यार्थी यानी अमेरिका का विद्यार्थी बनना और वहीं सेटल होना, इस प्रकार की कल्पना है। और सर ऐसे बहुत सारे इंडियंस का मानना है कि अमेरिका की इकोनॉमी फीस से चल रही है, जो यहाँ के लोग जाते हैं फीस पेमेंट करते हैं, ऐसा सच है? वो तो हास्यास्पद लगता है। अमेरिका की इकोनॉमी इस विश्व में पूरे सारे देशों में से हाईएस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो अमेरिका की है। उसकी इकोनॉमी 30 ट्रिलियन डॉलर है। मैं देखिए सोचिए, ट्रिलियन यानी 30 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी है। मैं इसलिए इस प्रकार से जरा बड़े आवाज से कर रहा हूं क्योंकि अगर हम ऐसा कहे तो हमारी इकोनॉमी कितनी है? 4.1 ट्रिलियन डॉलर। कहां 30 और कहां 4, तो वो तो इसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो फिर भी अगर ऐसा कहे कि भाई भारत के विद्यार्थी वहां जाते इसलिए अमेरिका की इकोनॉमी वो ठीक रहती है, वो बिल्कुल गलत है। अगर सारे देश को, जितने भी देश के विद्यार्थी अमेरिका में पढ़ने के लिए जाते, उन सबको मिलाकर 0.15% ऑफ अमेरिकन जीडीपी है। तो ये कैसा शक्य है? 25% ऑफ एंटायर वर्ल्ड जीडीपी इज ऑफ अमेरिका। अमेरिका का इतना सारा अगर जीडीपी है तो हम ये कहे वो तो हास्यास्पद है। किसी को ऐसा लगेगा क्या जोक मार रहा है। सर अगर विद्यार्थियों से मिलने वाली आय की बात करें तो उसका क्या रेशियो है अमेरिका में? नहीं, आय तो मैंने अभी इसीलिए कहा कि भाई भारत नहीं, पूरे विश्व के जितने विद्यार्थी जाते हैं वहां पे, तो उनको आय मिलता है 0.15% ऑफ देयर जीडीपी। है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनकी आय में कुछ फर्क पड़ता है। हाँ, हमारा खर्च कितना होता है वो देखना चाहिए कि जब भारतीय विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाता है तो उसको कितना खर्च होता है। तो 25 लाख रुपए से लेकर कौन सी शिक्षा है उसके आधार पर 60 लाख तक का खर्चा वो करता है। तो उसमें तो अमेरिका के जीडीपी में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। जैसे मैंने कहा 0.15%, उसमें कुछ नहीं होगा। तो यूनेस्को का मत क्या है शिक्षा पर जो इतना खर्च कर रहे हैं? तो यानी समझा नहीं मैं। यूनेस्को जो है, हाँ, नहीं, यूनेस्को यानी इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस का ये है। तो यूनाइटेड नेशन का कहना ऐसा है कि भाई कोई भी देश अपनी शिक्षा के ऊपर कम से कम 15% ऑफ बजटेड अमाउंट एवरी ईयर इतना रखना चाहिए, ऐसा यूनेस्को कह रहा है। या तो जीडीपी का 6%, यानी लेआउट जो है वो 6% होना चाहिए, ऐसा यूनेस्को का कहना है। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें तो 5.8% ऑफ द जीडीपी अमेरिका का विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा के लिए अमेरिका सरकार करती है। ये भी आश्चर्य की बात लगे कि भाई कम से कम $50,000 एक विद्यार्थी ऊपर हर साल अमेरिका कर रहा है, लेकिन फिर भी वो भी 6% ऑफ जीडीपी तो नहीं है। तो यूनेस्को का कहना, हमारा तो कोई सवाल ही नहीं है, हमारा तो 1.8% उतना ही खर्च हम करते हैं, इसलिए हमारा खर्चा तो बहुत कम है। इसलिए एक दूसरा विषय भी आता है इसमें कि जो विद्यार्थी जाता है, मैंने पहले ही कहा था कि भाई जो विद्यार्थी जाता है वो विद्यार्थी वहां कमाई करने के लिए जाता है। आपको आश्चर्य लगेगा कि यहाँ पर इंजीनियर बन गया, बीटेक किया, एमटेक किया, लेकिन फर्दर शिक्षा के लिए वहां जाता है तो वहां जाकर जॉब क्या करेगा? सीधा सा कहीं रेस्टोरेंट में काउंटर पर बैठेगा, कहीं दारू बेचने हो
तो वहां पे बैठेगा। तो इस प्रकार की एकदम कम दर्जे का, यानी उसको करीब $15 से लेकर $25 तक पर आवर जितना इनकम मिलता है, तो वो इनकम कर रहा है। हमारे जो स्टूडेंट है ना, वो वहां जाते तो 75% ऑफ द स्टूडेंट जो है वो एटलीस्ट पार्ट टाइम जॉब तो करते ही है। जैसे पढ़ाई के साथ साथ हर कोई जॉब कर रहा है वहां पर। और जब फुल टाइम है तो वो तो 40% विद्यार्थी फुल टाइम जॉब कर लेते हैं। वो उनके कुछ आवर्स होते हैं कि भाई 21 आवर्स ऑफ अ वीक इतना कर सकते हैं, ऐसा लगता है। सर, आपको क्या लगता है कि हमारे देश में शिक्षा का कैसा हाल है, जो लोग फॉरेन प्रेफर करते हैं एजुकेशन के लिए जाना? वही विषय है ना कि भाई बीए बीकॉम बीएससी बनने के बाद कौन सा जॉब मिलेगा। जॉब की दिशा, यानी कई बार ये कहा जाता है कि भाई कोई भी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी ने इंडस्ट्री के साथ टाई अप करना चाहिए। इसलिए आजकल एक नई सिस्टम शुरू हुई है भारत में कि कई इंडस्ट्रीज जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। यस। जैसे अभी अभी आया था कि भाई पंकज भाई है अपने सन फार्मा वाले, तो वो अपनी यूनिवर्सिटी, शायद मैं नामों में भूल रहा हूँ, Yes. लेकिन ये इंडस्ट्रीज भी अपनी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, जिसकी वजह से हमें जापान में ऐसी शिक्षा थी कि जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री ही शिक्षा का क्षेत्र संभालती थी। तो जो कर्मचारी उनके इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसके बच्चे जो है वो किस लेवल के हैं, तो उनको कौन सी शिक्षा देनी चाहिए जिससे वो जापान की जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री में ही काम करेंगे और फायदा होगा। फायदा फायदा तो इस प्रकार का एक ट्रेंड, शायद एक स्टेप 1 ऐसा कुछ हुआ है। तो अब वो पता नहीं कहाँ तक आगे जाएगा, लेकिन शिक्षा और जॉब ये अगर होगा ना तो ही ठीक रहेगा, ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन को संवारने की जरूरत है। बराबर है, तो संवारेंगे तो सही ना, क्योंकि ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी इस देश की शिक्षा नीति बनाई गई है। अब तक जो हमारी शिक्षा नीति आती थी, लास्ट शिक्षा नीति थी 1986 में आई थी, लेकिन उसमें भी कुछ परिवर्तन नहीं आया। परिवर्तन लाने के लिए सबसे पहले तो मानसिकता बदलनी पड़ेगी। जब मानसिकता नहीं बदलेगी, जैसे आज की मानसिकता क्या है, ये नीट पेपर लीक हुआ। यस सर। तो वो क्यों लीक हुआ? शिक्षकों ने लीक किया। मानसिकता क्या है कि भाई सिर्फ पैसा कमाना है, तो वो गलत है। इसलिए सिर्फ पैसा कमाने के लिए शिक्षा है, ये नहीं। जीवन सफल बनाना वह शिक्षा का मुख्य हेतु है, वही समझ में नहीं आ रहा है। विद्यार्थी भी ऐसा ही करते हैं। विद्यार्थी के माँ बाप भी 10वीं बोर्ड की परीक्षा है तो वो कहाँ जाएंगे? जहां पर आईएमपी मिलेगी। Yes. तो वो क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे मैं अपने बच्चे को ये दूंगा तो वो ज्यादा अच्छी तरह से पास होगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मैं शिक्षक हूँ इसलिए। एक बार मैं एक घर गया था, तो कुछ 10वीं या 12वीं की परीक्षा उसने पूरी की थी बच्चे ने। तो मैंने पूछा कि भाई कैसा रहा पेपर, कैसी गई परीक्षा? तो वो बोले, उसके पहले उसके पिताजी बोलते हैं, अरे सर जवाब दो न, मेरे बच्चे के परीक्षा हॉल में जो सुपरवाइजर था वो बहुत कड़क था। इसका मतलब क्या है? चीटिंग नहीं कर पाया बच्चा। तो यह हमारी स्थिति है, इसलिए मानसिकता बदलने की जरूरत है। तो सर ने बताया कि फॉरेन एजुकेशन जो इसका ट्रेंड बढ़ रहा है, उसका लूप होल कहाँ पर है, हमारे देश की शिक्षा नीति का क्या हाल है, और वहीं दूसरे साइड फॉरेन में वो कैसा एजुकेशन देते हैं जिससे बच्चा और ज्यादा स्किल्ड हो जाता है। सर, अब ये तो हुआ फॉरेन एजुकेशन का। अगर अभी हाल ही में देखा जाए तो शेयर मार्केट के हालात कैसे हैं? वैसे आज की स्थिति जो मैं कहूंगा वो मुझे तो आश्चर्य लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि डॉलर के सामने रुपया रोज ऐसा दिखता था कि शायद अभी ये 100 रुपए का $1 मिलेगा, ऐसा लगता था। लेकिन कल 95.7 रुपीस पर $1 का रेट था, यानी 95-96 रुपए दे तो $1 मिलता था। लेकिन आज अभी देखेंगे तो वो ₹1 कम हो गया, यानी अब 95 रुपीस में $1 मिलेगा।
तो उसमें होगा क्या कि हमारी महंगाई जो है उसमें कुछ कंट्रोल आएगा, और नीचे जाए अगर डॉलर तो और अच्छा रहेगा। तो महंगाई को कम करने के लिए यह ज्यादा रास्ता अच्छा है कि भाई हमारा रुपया का करेंसी ऊपर रहे, एक बात। लेकिन उसके साथ मैं हमेशा रोज कंपेयर करता हूं कि भाई अगर रुपया घट रहा है तो तुरंत शेयर मार्केट भी घटता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज उल्टा हुआ है कि शेयर मार्केट डाउन हो गया, रुपया चढ़ा और शेयर मार्केट डाउन हो गया। या इसे विरुद्ध दिशा में कैसे, करीब 1000 पॉइंट तक सेंसेक्स नीचे गया है, इवन 350 तक अपना बीएससी भी घट गया है। यानी शेयर मार्केट क्यों घटा वो पता नहीं चलता है। शेयर मार्केट तो आगे आना ही चाहिए अगर रुपीज एप्रिसिएट हो रहा है तो। सर ये अगर देखा जाए तो ऐसा हो रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए। रुपया अगर उसका मूल्य बढ़ जाएगा डॉलर के सामने तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल हम अगर 85% मंगाते हैं तो हमें कम डॉलर देने पड़ेंगे। आज की स्थिति तो ये भी है कि भाई 700 बिलियन डॉलर की हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, वो अब घट गया है, कुछ 685 या 680 तक पहुंच गया है। तो वो बढ़ गया, आगे जाएगा। अगर हम रुपए की वैल्यू बढ़ती है, डॉलर की कम होती है, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ेगा। तो हमारे लिए अच्छे आसार नजर आ रहे हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो आई थिंक सही से जा रही है अब। सर हमारे जो दर्शक है उन्हें शेयर मार्केट के बारे में और फॉरेन एजुकेशन के बारे में इतना डीप से समझाने के लिए आपका शुक्रिया। जी नमस्ते। तो सर ने हमें आज ऐसी इम्पोर्टेंट जानकारी दी है जो हमारे बहुत काम आने वाली है। और अगर आप अपने बच्चों को फॉरेन पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो ये एपिसोड आपको बहुत काम आएगा। आपको पता चलेगा कि कहाँ हमारे देश में लूप होल है और वहाँ के हालात कैसे हैं, हम अपने यहाँ पर भी फॉरेन जैसी पढ़ाई को कैसे लागू कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक लेके, अगला इंटरेस्टिंग विषय लेकर आपके साथ फिर हम जुड़ेंगे। तब तक देखते रहें खबरें जरा हटके।